कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों, है ना। सो नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो राजवाड़ों का विलय, बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट थे, राजवाड़े थे, उनका भारत में इंटीग्रेशन कैसे हुआ, भारत में विलय कैसे हुआ, तो अब हम इस पे आते हैं। सो ब्रिटिश इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू वॉट वेयर कॉल्ड द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस एंड द प्रिंसली स्टेट। जो ब्रिटिश इंडिया था उसका डिवीजन हुआ दो भागों में, है ना। तो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस जो ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंस थे, है ना, और प्रिंसली स्टेट्स जो राजवाड़े थे। सो कुछ ब्रिटिश इंडिया के प्रांत थे और कुछ राजवाड़े थे, इन दोनों में बटे हुए थे। सो द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस वे डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो जो ब्रिटिश इंडियन के जो प्रांत थे, प्रोविंसेस थे, वो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में थे। ऑन द अदर हैंड सेवरल लार्ज एंड स्मॉल स्टेट्स रूल्ड बाय द प्रिंसेस called the princely state enjoyed some form of control over their internal affairs as long as they accepted the British supremacy। और दूसरे तहत बहुत सारे ऐसे राज्य थे जो राजवाड़ों के द्वारा, जो राजाओं के द्वारा रूल किए जा रहे थे, है ना, जिनको हम राजवाड़ा कहते हैं, प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं। इनके इंटरनल अफेयर्स के ऊपर तो इनके इन राजाओं का कंट्रोल था, कुछ हद तक इनके इंटरनल अफेयर्स पे राजाओं का कंट्रोल था, टिल द टाइम दे एक्सेप्टेड। और ब्रिटिश की जो महत्ता थी, सुप्रीमेसी थी, उनको जब एक्सेप्ट करते थे, है ना, तो वो उनके अंडर रहते थे, ब्रिटिश राज के अधीन ही रहते थे, बट इनका इंटरनल अफेयर्स पे काफ़ी हद तक कंट्रोल था। सो दिस वाज कॉल्ड पैरामाउंटसी और सुजर्निटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। तो इसको हम ब्रिटिश क्राउन का हम सुजर्निटी, ब्रिटिश सुजर्निटी मतलब क्या होता है कि उसकी हम प्रभुत्व को हम मानते हैं, उसके अंदर हम मानते हैं, उसको पैरामाउंट मानते हैं, है ना। So the princely states covered 1/3 of the land area of the British Indian Empire, and 1 out of the 4 Indians lived under the British rule। तो जो प्रिंसली स्टेट थे कवर्ड 1/3 ऑफ द लैंड ऑफ ब्रिटिश इंडियन एम्पायर। तो ब्रिटिश इंडियन एम्पायर के जो 1/3 जमीन है उसके बराबर प्रिंसली स्टेट थे, एंड हर चौथा में से एक भारतीय प्रिंसली रूल के अंतर्गत था। तो जो हर चार में से एक भारतीय प्रिंसली स्टेट के अंतर्गत था। तो ये काफ़ी बड़ी जनसंख्या थी और काफ़ी बड़ा भूभाग था। So the problem, just before independence, it was announced by the British that with the end of their rule over India, paramountcy of the British crown over the princely states would lapse। तो आज़ादी के तुरंत पहले अंग्रेजी शासन ने घोषणा की कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही राजवाड़े पर भी ब्रिटिश अधीनता से आज़ाद हो जाएंगे। तो जो राजवाड़े हैं वो भी, उनके ऊपर भी पैरामाउंटसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन खत्म हो जाएगी, वो भारत जो ब्रिटिश कंट्रोल है, ब्रिटिश प्रभुत्व है, उससे आज़ाद हो जाएंगे, है ना। सो दिस मीन दैट ऑल दीज स्टेट्स एज मेनी एज 556 इन ऑल, सो 565 स्टेट थे उस समय, राजवाड़े थे, वुड बिकम लीगली इंडिपेंडेंट, ये कानूनी तरीके से ये स्वतंत्र हो जाएंगे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक द व्यू दैट ऑल दीज स्टेट्स वेर फ्री टू ज्वाइन ईदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट इफ दे शो बेस्ट। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ऐसा व्यू लिया कि ये सारे राज्य जो हैं ये फ्री हैं, ये या तो इंडिया ज्वाइन कर लेंगे, भारत ज्वाइन कर लेंगे, या पाकिस्तान ज्वाइन कर सकते हैं, या ये खुद भी स्वतंत्र रह सकते हैं अगर ये चाहें तो। तो दिस डिसीजन वॉज लेफ्ट नॉट टू द पीपल बट टू द प्रिंसली रूलर्स ऑफ दिस स्टेट। और सोचने वाली बात है कि अंग्रेजों ने क्या किया था, कितनी बड़ी आग लगा दी थी कि यह डिसीजन लोगों के ऊपर नहीं छोड़ा गया था कि वो इंडिया में रहेंगे कि पाकिस्तान में रहेंगे या आज़ाद रहेंगे, बल्कि यह रूलर के ऊपर छोड़ दिया गया था, जो उनके प्रिंसली रूलर्स थे उनके ऊपर छोड़ दिया गया था। दिस वॉज ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम एंड कुड थ्रेटन द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ ए यूनाइटेड इंडिया। और यह एक बहुत ही बेसिकली गंभीर जटिल समस्या थी, और इससे अखंड भारत के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा था, है ना। जो अखंड भारत है, जो एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिया के ऊपर ही खतरा मंडरा था। द प्रॉब्लम स्टार्टेड वेरी सून, बहुत जल्दी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल द रूलर ऑफ ट्रावनकोर अनाउंस्ड दैट द स्टेट हैड डिसाइडेड ऑन इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले जो ट्रावनकोर के राजा थे, उन्होंने अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा कर दी। रूलर ऑफ ट्रावनकोर अनाउंस दैट द डिसाइडेड इंडिपेंडेंस, वो अपने राज्य को आज़ाद रखेंगे। नेक्स्ट आता है द निज़ाम। सो निज़ाम ऑफ हैदराबाद मेड ए सिमिलर अनाउंसमेंट द नेक्स्ट डे। अगले दिन हैदराबाद के निज़ाम है, उन्होंने भी स्वतंत्र रहने का अनाउंसमेंट कर दिया। रूलर्स लाइक नवाब ऑफ भोपाल वेयर एवर्स टू ज्वाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो भोपाल के नवाब थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ज्वाइन नहीं करना चाह रहे थे। सो दिस रेस्पॉन्स ऑफ द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स मेंट दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वॉज ए वेरी रियल पॉसिबिलिटी दैट इंडिया वुड गेट फर्दर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल कंट्री। तो जो इन राजवाड़ाओं के जो रूलर थे, इनका जो इस तरीके का जो रवैया रहा, इनका इस तरीके
का जो अप्रोच रहा, इससे ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल था, ऐसा बहुत ज़्यादा आशंका लग रही थी और ये पॉसिबिलिटी बन रही थी कि इंडिया जो आज़ाद हुआ है अभी रिसेंटली, वो बहुत सारे टुकड़ों में बढ़ जाएगा, छोटे छोटे कंट्रीज में बढ़ जाएगा। द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द डेमोक्रेसी फॉर पीपल इन दीज स्टेट्स ऑल्सो लुक्ड ब्लीक, और इसमें डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र की जो भविष्य था वो बहुत ही अंधकारमय दिख रहा था। This was a such strange situation since the Indian independence was aimed at unity, self-determination as well as democracy। और ये बहुत ही स्ट्रेंज सिचुएशन था, बहुत ही अलग तरीके का सिचुएशन था, क्योंकि जो पूरा इंडिया का जो इंडिपेंडेंस का आंदोलन चला था, जो इंडिया इंडिपेंडेंस मांग रही थी, और इंडिया इंडिपेंडेंस के लिए जो इतने आंदोलन हुए थे, इंडिया का इंडिपेंडेंस जो हुआ था वो किस लिए हुआ था? वो एक लक्ष्य के लिए हुआ था कि इंडिया एक यूनाइटेड कंट्री होगा और यहाँ सेल्फ डिटर्मिनेशन होगा, लोगों को अपने सरकार में सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार होगा, और यहाँ डेमोक्रेसी होगी, लोकतंत्र होगा। और ये इतने अगर छोटे छोटे देशों में बढ़ जाता है और प्रिंसली रूलर्स के डिसीजंस पे रहेगा तो ये सारी चीज़ें खतरे में थी। सो इन मोस्ट ऑफ दिस प्रिंसली स्टेट्स गवर्नमेंट्स वेयर run in a non-democratic manner and the rulers were unwilling to give democratic rights to their population। और इन ज़्यादातर राजवाड़ों में राज्यों में गवर्नमेंट जो थी वो नॉन डेमोक्रेटिक मैनर में थी, जो सरकारें थी वो नॉन डेमोक्रेटिक थी, वो लोकतांत्रिक नहीं थी, और उनके जो रूलर्स थे, जो उनके राजा थे, वो इस डेमोक्रेटिक राइट्स, जनता को डेमोक्रेटिक राइट्स देने के, लोकतंत्र के स्थापना के खिलाफ थे, है ना। सो ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम थी दोस्तों। सो व्हाट वाज द गवर्नमेंट्स अप्रोच? नेक्स्ट टॉपिक इज गवर्नमेंट्स अप्रोच। सो जो सरकार है उसका नज़रिया क्या था? द इंटरिम गवर्नमेंट टूक ए फर्म स्टैंड अगेंस्ट द पॉसिबल डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू स्मॉल प्रिंसिपलिटीज ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो छोटे बड़े विभिन्न आकार के देशों में बढ़ जाने की संभावना के विरुद्ध अंतरिम जो सरकार थी, इंटरिम गवर्नमेंट थी, उसने बहुत कड़ा रुख अपनाया, फर्म स्टैंड। Under the Mountbatten Plan, the princely states were free to join India और पाकिस्तान। माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत प्रिंसली स्टेट्स जो थे, जो राजवाड़े थे, वो इंडिया या पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए फ्री थे। सरदार पटेल वॉज इंडियाज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर ड्यूरिंग द क्रूशियल पीरियड इमीडिएटली फॉलोइंग द इंडिपेंडेंस। तो आज़ादी स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत के जो गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री, भारत के इंडिया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। क्या नाम से जाने जाते हैं? लौह पुरुष, है ना, आयरन मैन। सरदार पटेल उस समय उस क्रूशियल फेज में, हमारा ये सौभाग्य था कि उस क्रूशियल फेज में हमारे जो गृह मंत्री या उप प्रधानमंत्री थे भारत के, वो सरदार पटेल थे। ही प्लेड ए हिस्टोरिक रोल इन नेगोशिएटिंग विथ रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स फॉर्मली बट डिप्लोमेटिकली एंड ब्रिंगिंग मोस्ट ऑफ देम इनटू इंडियन यूनियन। तो उन्होंने एक हिस्टोरिक रोल, उन्होंने ऐतिहासिक रोल अदा किया इन नेगोशिएशन विथ रूलर्स, इन रूलर्स के साथ, इन राजाओं के साथ उन्होंने बहुत डिटेल में नेगोशिएशन किया और उनको बहुत ही फर्म तरीके से नेगोशिएशन किया और साथ में डिप्लोमेटिकली भी हैंडल किया, और इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे राज्यों को भारत के अंदर, इंडियन यूनियन, भारतीय संघ के अंदर जोड़ लिया। इट मेड लुक ईजी नाउ, ये अब आसान दिख रहा दोस्तों, बट इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क विच रिक्वायर्ड स्किलफुल परसुएशन। बट ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही जटिल टास्क था, जिसमें बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल, है ना, बहुत ज़्यादा आपको स्किल चाहिए, तभी ये काम पॉसिबल हो सकता था। फॉर इंस्टेंस देयर वेयर 26 स्मॉल स्टेट्स इन टूडेज उड़ीसा। सो समझिए कि एक एग्जाम्पल के हिसाब से आपको समझाया जा रहा कि सिर्फ उड़ीसा जैसे राज्य में, है ना, जो आज के डेट में उड़ीसा है, उस जमाने पे वहाँ 26 राज्य थे, है ना। तो सोचिए कितनी चतुराई और युक्तिपूर्ण पहलकदमी करनी पड़ी होगी, है ना, स्किलफुल परसुएशन करना पड़ा होगा हमारे सरदार पटेल जी को, है ना, जो हमारे सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, उनको कितना डील करना पड़ा होगा इन लोगों को, छोटे छोटे राजाओं से, ताकि एक उड़ीसा जैसा एक राज्य को ही आज लाने में उनको 26 राजाओं से डील करना पड़ा होगा। सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात हैड 14 बिग स्टेट्स, 119 स्मॉल स्टेट्स एंड न्यूमरस अदर डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन। जो सौराष्ट्र रीजन है गुजरात का, सिर्फ उस क्षेत्र में ही 14 बड़े, 119 छोटे रजवाड़े थे और अन्य अनेक प्रशासनिक तंत्र भी थे। सो ये इतना आसान नहीं था दोस्तों, ये बहुत ही जटिल टास्क था और इसमें बहुत ही चतुराई बरतने की ज़रूरत थी, बहुत ही युक्तिपूर्ण तरीके से इसको हैंडल करने की ज़रूरत थी, जो हमारे फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आयरन मैन सरदार पटेल जी ने बहुत अच्छे ढंग से किया। द गवर्नमेंट्स अप्रोच वॉज गाइडेड बाई 3 कंसिडरेशन। तो जो हमारी सरकार थी,
है ना, उसकी जो तीन कंसिडरेशन से, तीन बातों के हिसाब से उन्होंने अपना अप्रोच रखा, है ना। सो फर्स्टली द पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स क्लियरली वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। तो सबसे पहली बात तो यह थी कि मोस्ट ऑफ द जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो राजवाड़े थे, वहाँ की जो जनता थी वो भारतीय संघ से जुड़ना चाहते थे, इंडियन यूनियन से जुड़ना चाहते थे। सेकेंडली द गवर्नमेंट वॉज प्रिपेयर टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी टू सम रीजन्स, है ना। तो दूसरा, हमारा जो सरकार थी वो कुछ लचीला रुख भी अपनाई, फ्लेक्सिबल, कि कुछ को अगर स्वायत्ता देना हो, कुछ ऑटोनॉमी देना हो किसी रीजन में, तो उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी अपनाई गई, कुछ लचीलापन रखा गया। द आइडिया वॉज टू एकोमोडेट प्लूरलिटी एंड अडॉप्ट ए फ्लेक्सिबल अप्रोच इन डीलिंग विद डिमांड्स ऑफ द रीजन्स। तो इसके पीछे जो निहित आइडिया था कि हम प्लूरल सोसाइटी हो, जिसमें बहुत तरीके से विभिन्नताओं को सम्मान दिया जा सके और एक लचीला रुख अपनाया जा सके इनके डिमांड्स को मीट करने में, इनके रीजनल डिमांड्स को मीट करने में। Thirdly, in the backdrop of partition, which brought into focus the contest over demarcation of territory, the integration and consolidation of territorial boundaries of the nation had assumed supreme importance. और तीसरी सबसे बड़ी बात थी कि जो विभाजन के पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सीमांकन के सवाल पर जो खींचतान जोड़ पकड़ रही थी, है ना। सो जब विभाजन हुआ, बैकड्रॉप ऑफ पार्टीशन जब हुआ, तो इस बैकड्रॉप में विच ब्रॉट आउट फोकस ऑन कंटेस्ट ऑन डिमार्केशन, जो टेरिटोरियल डिमार्केशन था, कहाँ किसकी टेरिटरी है, इसका जो डिमार्केशन करना था, और जो इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन तो ऐसे में जो सीमांकन था, इस पे काफ़ी खींचतान जोड़ पकड़ रहा था। और ऐसे स्थिति में देश की क्षेत्रीय अखंडता और एकता का सवाल सबसे अहम हो गया, है ना, सुप्रीम इंपॉर्टेंस हो गया ये मैटर। सो बिफोर 15th August 1957, peaceful negotiation had brought almost all states whose territories were contiguous to the new boundaries of India into Indian Union. जो शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए लगभग सभी राजवाड़ाएं जिनकी सीमाएं आज़ाद हिंदुस्तान की नई सीमाओं से मिलती थी, है ना, वो सब 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय संघ में शामिल हो गए। सो ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स हुज टेरिटरीज वेयर कॉन्टिजियस टू न्यू बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, है ना, ऑलमोस्ट। सो भारत के साथ जुड़ी हुई लगभग सभी बाउंड्री वाले सभी राज्य लगभग भारतीय संघ में पहले ही 15 अगस्त 1945 से शामिल हो चुके थे। द रूलर्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्टेट साइंड ए डॉक्यूमेंट कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, है ना। तो मोस्ट ऑफ द जो रूलर्स थे, विच मेड दैट देयर स्टेट अग्रीड टू बिकम पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। सो जो मोस्ट ऑफ द जो राजवाड़े थे, उनके जो शासक थे, वो भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र पर जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर चुके थे। और इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का हस्ताक्षर कर देने का मतलब था कि राजवाड़े भारतीय संघ का अंग बनने के लिए सहमत है, वो खुद से अग्रीड है टू बिकम ए पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। सो एक्सेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर प्रूव्ड मोर डिफिकल्ट देन द रेस्ट। तो 4 राज्यों को जोड़ना, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर, इन 4 राज्यों को जोड़ना, इन 4 प्रिंसली स्टेट्स को भारत में विलय करना, बाकी प्रिंसली स्टेट्स जो है राजवाड़ों के कंपेयर में देखा जाए तो काफ़ी डिफिकल्ट था। The issue of Junagadh was resolved after a plebiscite confirmed people's desire to join India. तो जो जूनागढ़ का मुद्दा था वो तब रिजॉल्व हो गया जब वहाँ एक प्लेबिसाइट की गई। प्लेबिसाइट मतलब क्या होता है कि जनता के द्वारा वोट करवाया जाता है कि जनता कहाँ चुनना जाना चाहती है, इंडिया में रहना चाह रही है, पाकिस्तान में रहना चाह रही है। तो जनता में एक प्लेबिसाइट करवाया गया, वोटिंग करवाया गया, और उस प्लेबिसाइट में आया कि वहाँ के लोग जो है भारत में जुड़ना चाहते हैं। तो वो जूनागढ़ का इशू उससे सॉल्व हो गया और भारत में जुड़ गए। सो यू विल रीड अबाउट कश्मीर इन चैप्टर 7। तो हम चैप्टर 7 में 7th चैप्टर में हम कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम देखने वाले हैं लेटेस्ट लुक एट केसेस ऑफ हैदराबाद एंड मणिपुर। तो हम हैदराबाद और मणिपुर को थोड़ा सा समझ लेते हैं।